जय हिंद मित्रों, आप सभी का अग्निवीर क्लासेस में पुनः हार्दिक स्वागत है। मित्रों, कई दिन से आपकी क्लास नहीं हो पा रही थी, इसके लिए हम सभी को बहुत खेद है, क्योंकि जो सर हैं वो लखनऊ में आर्मी की भर्ती चल रही है, उसका जो है रिव्यू ले रहे हैं, तो यहाँ पर नहीं है, इसलिए क्लास लेने में हमें जो है कठिनाई हुई। इसके लिए हमें आप सभी से खेद है। तो मित्रों, हमें आशा है कि आप पुरानी क्लास को जो है रिवाइज कर लिए होंगे, और आज हम जो आपको टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, इस टॉपिक से मित्रों एक जो है क्वेश्चन जरूर उठाए जाते हैं। बहुत सारे मित्रों का जो है फोन सर के पास लगातार जा रहा था, तो उन्होंने हमसे कहा कि सर आप जो है क्लास स्टार्ट कर दीजिए, तो इसलिए हमें जो है क्लास स्टार्ट करना पड़ रहा है। मित्रों, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दें और अपने मित्रों में शेयर कर दें, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर कर दें। ठीक है मित्रों, तो आइए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है प्रमुख चिन्ह एवं प्रतीक। प्रमुख चिन्ह एवं प्रतीक है आज का टॉपिक, इसको आज हम देखेंगे। तो देखेंगे इसमें भारत जो प्रमुख चिन्ह है तथा प्रतीक और उनके क्या अर्थ होते हैं, इनके बारे में देखने का प्रयास किया जाएगा। तो आइए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जैसे प्रमुख चिन्ह तथा प्रतीक, इससे एक क्वेश्चन जरूर पूछ लेता है। जैसे आपसे एग्जाम में पूछता है कि जो कमल होता है, कमल किस चीज का प्रतीक होता है? तो कमल जो होता है प्यारे साथियों, आपको बताना है संस्कृति एवं सभ्यता का प्रतीक होता है। आपकी कल्चर और सिविलाइजेशन का प्रतीक क्या होता है? तो आपको बताना है कमल का फूल जो है किस चीज का प्रतीक होता है? तो संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक होता है। कलम आपको बताना है, कमल नहीं कलम। कलम जो है संस्कृति एवं सभ्यता का प्रतीक है। कलम जो है संस्कृति एवं सभ्यता का प्रतीक है। संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक अगर एग्जाम में आ जाए, जो आप कलम लगाते हैं, तो कलम जो है वो संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगला है कमल का फूल। कमल का फूल जो है यह भी जो है संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है। संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक कौन सा फूल है एग्जाम में आ जाए तो आपको बताना है कमल का फूल है संस्कृति और सभ्यता। और कलम भी आपका जो है, कलम क्या है? तो संस्कृति और सभ्यता का यह भी आपका प्रतीक है। दोनों को नोट कर लीजिएगा, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। चाहे कलम आ जाए या कमल आ जाए, दोनों एक ही संस्कृति और सभ्यता के दोनों ही क्या है? प्रतीक हैं। इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला है रेड क्रॉस। रेड क्रॉस जो होता है, उल्टा रेड क्रॉस एक होता है जो परिवार नियोजन का चिन्ह होता है। परिवार नियोजन का ये वाला चिन्ह होता है, जिसको फ्लैग बिल्डर ने दिया था। फ्लैग बिल्डर ने दिया था इस चिन्ह को। यह जो है परिवार नियोजन का प्रतीक है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो उल्टा रेड क्रॉस होता है वो किस चीज का प्रतीक है, तो ए वाला आपका परिवार नियोजन का है। परिवार नियोजन का प्रतीक है, जिसको फ्लैग बिल्डर ने दिया था इस वाले चिन्ह को। रेड क्रॉस जो है किसने दिया था? तो रेड क्रॉस जो है यह आपका डॉक्टरी का क्या है? डॉक्टरी सहायता एवं अस्पताल का प्रतीक है। डॉक्टरी सहायता एवं अस्पताल का प्रतीक है। आपको इसको नोट कर लेना है। रेड क्रॉस जो है किसका? डॉक्टरी सहायता एवं अस्पताल का प्रतीक है। लाल झंडा, लाल झंडा जो है क्रांति का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? क्रांति का प्रतीक है और खतरे का सूचक है। खतरे का सूचक है, इसलिए आपको लाल झंडी भी आपको खतरे का सूचक होता है, इसलिए लाल झंडे का प्रयोग किया जाता है। काला झंडा, काला झंडा जो है विरोध का प्रतीक है। जहां पर विरोध होते हैं, लोग जो है काली पट्टियां बांधते हैं, तो काली पट्टी बांध करके क्या करते हैं? विरोध करते हैं किसी चीज का। तो अगर आपसे काला झंडा या काली पट्टी पूछा जाए, काली पट्टी, तो आपको बताना है काली पट्टी, तो आपको क्या बताना है? विरोध का प्रतीक है।
पीला झंडा, पीला झंडा जो है संक्रामक रोगग्रस्त लोगों को ले जाने वाला वाहन जो होता है उस पर लगा हुआ झंडा होता है। मान लीजिए हैजा की कोई बीमारी हो गई, कोई बीमारी जैसे गांव में आती है, तो बहुत सारे अगर लोग जो है उस बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं तो उसको हम संक्रमण या संक्रामक बीमारी कहेंगे। और जिस वाहन से लोग जो है हॉस्पिटल को जा रहे हैं उस वाहन पर जो झंडा लगा होगा उसका जो कलर होगा वो पीला होगा, और यह जो है संक्रामक रोगों के लिए जो है प्रतीक माना जाता है। अगला उल्टा झंडा, अगर एग्जाम में आ जाए तो उल्टा जो झंडा है वो आपका किसका प्रतीक है, तो आपको बताना है संकट का प्रतीक है। किसका है? संकट का प्रतीक है। ठीक है, यह शोक का भी प्रतीक है, संकट या शोक का प्रतीक है, शोक का प्रतीक है। आगे देखते हैं झुका हुआ झंडा। झुका झंडा तो यह जो है आपका राष्ट्रीय शोक का प्रतीक है। जब आपके देश में कोई ऐसे गणमान्य व्यक्ति का निधन हो जाता है उनके लिए जो है तब हमारा झंडा क्या होता है, झुका दिया जाता है, जो राष्ट्रीय शोक का प्रतीक कहलाता है। सफेद झंडा, सफेद झंडा जो है संधि या समर्पण का प्रतीक होता है। मान लीजिए दो देशों के बीच जो है, दो देशों के बीच युद्ध चल रहा है, अगर दोनों देशों के बीच अगर संधि हो जाती है तो क्या दिखा दिया जाता है? सफेद झंडा, सफेद झंडा दिखा दिया जाता है। या कोई देश किसी देश के सामने अपने को आत्मसमर्पण कर लेता है तो उस समय जो झंडा वाइस्ट किया जाता है, फहराया जाता है, उसको हम सफेद झंडा कहते हैं। यह संधि या समर्पण का प्रतीक होता है। अगला है लाल त्रिकोण, जो अभी हमने ऊपर ये बताया है। लाल त्रिकोण जो है परिवार नियोजन का प्रतीक है, परिवार नियोजन का प्रतीक। भारत विश्व का पहला ऐसा देश है जिसने अपने देश में क्या लागू किया था? परिवार नियोजन। भारत में परिवार नियोजन 1952 में जो है शुरू किया गया था। परिवार नियोजन का जो चिन्ह है वो लाल त्रिकोण है। लाल उल्टा त्रिकोण आपको बताना है, उल्टा त्रिकोण है। और जिसको किसने दिया था तो आपको बताना है फ्लैग बिल्डर ने दिया था। इस चिन्ह को किसने दिया था? कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको बताना है फ्लैग बिल्डर, फ्लैग बिल्डर ने इस चिन्ह को दिया था। ठीक है, तो इसको आप बता लेंगे। भारत में परिवार नियोजन की शुरुआत कब हुई थी? 1952 में। विश्व का पहला ऐसा देश भारत है जिसने अपने देश में परिवार नियोजन को, परिवार को छोटा करने के लिए कार्यक्रम शुरू किया था। कबूतर जो है, कबूतर पक्षी जो होता है वो किस चीज का प्रतीक है? कई बार एग्जाम में आया हुआ है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि यह जो है शांति का प्रतीक है। किसका? शांति का प्रतीक क्या है? तो आपको कबूतर पक्षी बताना है। ओलिव की शाखा, ओलिव या इसे आप जैतून की शाखा भी कहेंगे, जैतून की शाखा, जैतून की जो शाखा है किस चीज का प्रतीक है? तो आपको बताना है यह जो है शांति का प्रतीक है, शांति का प्रतीक है। क्या? ओलिव या जैतून की शाखा। चक्र जो है, चक्र जो है किस चीज का प्रतीक होता है? तो चक्र जो है प्रगति का प्रतीक है, प्रगति का प्रतीक है। आपको पता है कि जो हमारे तिरंगे झंडे में जो चक्र बना है उसमें कितनी तीलियां हैं? तो आपको बताना है 24 तीलियां हैं, जो 24 घंटे चल करके इस देश को प्रगति के मार्ग पर अग्रसर करने के लिए प्रेरित करती हैं। इस चक्र का जो रंग है वो नीला होता है। चक्र का जो हमारे तिरंगे में रंग होता है वो नीला होता है। चक्र जो है किसका प्रतीक होता है? तो आपको बताना है प्रगति का प्रतीक होता है। अगला है एक दूसरे को काटती हुई दो हड्डियां और ऊपर खोपड़ी। एक दूसरे को काटती हुई दो हड्डियां और ऊपर क्या हो? खोपड़ी हो। तो ऐसे जो प्रतीक होते हैं ये आपके बिजली का प्रतीक होते हैं।
बिजली का प्रतीक होते हैं। इस तरह से हड्डियां होती हैं और ऊपर जो है खोपड़ी का निशान होता है। तो इसको हम कौन सा चिन्ह कहेंगे? ये आपके बिजली के प्रतीक होते हैं, बिजली का प्रतीक होता है। बाह पर लाल पट्टी, बाह पर लाल पट्टी, तो यह जो है शोक या विरोध का प्रतीक, दुख का प्रतीक, शोक, विरोध और दुख का प्रतीक मानी जाती हैं। आंखों पर बंधी पट्टी, आंख पर पट्टी बंधी होती है और हाथ में क्या लिए होती है महिला? तराजू लिए हुए होती है। तो वह स्त्री किस चीज का प्रतीक कहलाती है? तो वह जो है न्याय का प्रतीक है, न्याय का प्रतीक है। तो अगर ये वाले चीज जो है चिन्ह बहुत ज्यादा भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसको इसलिए अवश्य याद कर लीजिएगा कि कोई महिला जो है आंख पर उसके जो है पट्टी बंधी हो और हाथ में क्या ली हो? तराजू ली हो, और तराजू के जो पल्ले हों वो इक्वली हों, तो उसको हम क्या कहेंगे? न्याय का प्रतीक या समानता का प्रतीक। हरा प्रकाश, हरा प्रकाश जो है यातायात में जो है इसका प्रयोग होता है। यातायात को जाने का संकेत जो प्रकाश देता है उसको हम हरा प्रकाश कहते हैं। लाल प्रकाश, लाल प्रकाश जो है तो यह खतरा या यातायात को रोकने का प्रतीक है। और अगर आप पीला प्रकाश पूछ ले तो पीला प्रकाश आपको, पीला प्रकाश जो है ये तीनों ट्रैफिक सिग्नल में प्रयोग किए जाते हैं। तो पीला प्रकाश जो है आपको किस चीज का प्रतीक देता है? तो पीला जो प्रकाश होता है यातायात को चलने के लिए तैयार होने के लिए संकेत देता है, तैयार होने का संकेत देता है। ठीक है, मतलब कि मान लीजिए लाल प्रकाश है तो आप रुक गए हैं, दूसरे तरफ हरा जो है हो जाता है, तो हरा जो है उधर के लोग जा रहे हैं। अगर पीला प्रकाश हो गया है तो इसका मतलब है कि आप तैयार हो जाइए कि पीला प्रकाश उस साइड होगा जिधर लाल हुआ है, तो उधर के लोग अपने वाहन को चलाने के लिए तैयार हो जाएं। तो तैयार होने के लिए आपको पीला प्रकाश जो है यूज किया जाता है। आगे हम देखते हैं, इसमें हम आपको जो एग्जाम के दृष्टिकोण से यहां पर हम देखेंगे कि बहुत सारे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि कौन सी रेखा को क्या कहा जाता है। जैसे समलवण रेखा, समलवण रेखा किसको कहते हैं? तो समलवण रेखा ऐसी रेखा होती है जहां पर समान रूप से नमक की मात्रा पाई जाती है। दो स्थान, ऐसे स्थान जहां पर समान नमक की मात्रा पाई जाती है उसको हम समलवण रेखा कहते हैं। लवण मतलब होता है नमक, लवण मीन्स क्या होता है? तो नमक होता है, सम मीन्स होता है समान, समान, सम मीन्स होता है समान और लवण मीन्स होता है नमक। तो जहां दो ऐसे स्थान जहां पर मैप में समान मात्रा में नमक पाए जाते हैं, ऐसे स्थान को हम क्या कहते हैं? समलवण रेखा कहते हैं। मान लीजिए यहां पर हम आपको भारत का एक छोटा सा मानचित्र बना देते हैं। ठीक है, तो अगर हम कहीं पर यहां पर भी नमक की मात्रा एक जैसी है और यहां पर, तो यहां और यहां को मिलाने वाली जो रेखा होगी उसको हम समलवण रेखा कहेंगे। तो इसको देख लेते हैं, यह रेखा मानचित्र पर वहां खींची जाती है जो महासागर के उन स्थानों को मिलाती है जहां पर समान लवणता पाई जाती है। लवणता मतलब होता है नमक की मात्रा पाई जाती है। ऐसे स्थान को, ऐसे दो स्थानों को मिलाने वाली जो रेखाएं होती हैं जहां पर समान नमक की मात्रा पाई जाती है उसको हम समलवण रेखा कहते हैं। ठीक है, समदाब रेखा है, सम मतलब होता है समान, दाब मतलब होता है प्रेशर ना।
तो या दबाव, तो ऐसे दो स्थान जहां पर वायुमंडल के द्वारा समान मात्रा में दाब लगाए जाते हैं उसको समदाब रेखा कहते हैं। समदाब रेखा अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि समदाब रेखा किसे कहते हैं, तो आपको बताना है कि वायुमंडल के द्वारा जिन दो स्थानों पर समान दाब पाए जाते हैं उनको जो जोड़ने वाली रेखाएं होती हैं उसको हम समदाब रेखा कहते हैं। तो इसको देख लेते हैं, समान वायु दाब। वायु दाब को जो है हम बैरोमीटर से मेजरमेंट करते हैं, वायुमंडलीय दाब को हम बैरोमीटर से मेजर करते हैं। बैरोमीटर से हम क्या करते हैं, वायुमंडलीय दाब को हम मेजरमेंट करते हैं, बैरोमीटर, ठीक है। और तो ऐसे दाब को मिलाने वाली जो रेखाएं होती हैं उनको हम समदाब रेखा कहते हैं। सबसे ज्यादा जो लवणता पाई जाती है वान झील, वान झील यहां लिख लीजिएगा। वान झील कहाँ है, टर्की में है। वान झील टर्की में है। यहाँ पर सबसे ज्यादा जो है नमक की मात्रा पाई जाती है। उसके बाद समताप रेखा। समताप मतलब होता है समान, सम मीन्स होता है समान, ताप मतलब होता है टेम्परेचर। तो मानचित्र पर ऐसे दो स्थान जहां पर जो तापमान होता है एक जैसा होता है उनके बीच जो काल्पनिक रेखाएं खींची जाती हैं उनको हम समताप रेखाएं कहते हैं। तो आप देख लीजिए मानचित्र पर समान ताप मतलब कि जहां पर समान रूप से सूर्य के प्रकाश या टेम्परेचर पहुंचते हैं, ऐसे दो स्थानों को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है उसको हम क्या कहते हैं, समताप रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, समताप रेखा, ठीक है। आगे देख लेते हैं समोच्च रेखा। समोच्च रेखा क्या होती है, समान, सम मतलब होता है समान, उच्च मतलब होता है ऊंचाई। सम उच्च मतलब होता है समान ऊंचाई। दो ऐसे स्थान जहां की ऊंचाई एक जैसी हो उनको मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको हम क्या कहते हैं, समोच्च रेखा। तो समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं, समोच्च रेखा कहलाती हैं। जो दो ऐसे बिंदु जिनकी ऊंचाई समुद्र तल से एक जैसी हो ऐसी हम काल्पनिक रेखा को हम क्या कहते हैं, समोच्च रेखा कहते हैं। समवर्षा रेखा। समवर्षा मतलब होता है, सम मतलब होता है समान, वर्षा मतलब होता है बारिश। ऐसे दो स्थान जहां पर एक जैसी बारिश होती है, एक जैसी बारिश होती है, ऐसे स्थान को हम क्या कहते हैं, जहां पर एक जैसे, ऐसे दो स्थान या कई स्थान जहां पर एक जैसी बारिश होती है उसको हम क्या कहते हैं, उस स्थान को हम समवर्षा रेखा कहते हैं। तो जहां पर समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली जो काल्पनिक रेखा, ये कोई रेखा नहीं होती है, काल्पनिक रेखाएं होती हैं, इनको हम समवर्षा रेखा कहते हैं। अगला है समधूप रेखा। सम मतलब होता है समान, धूप मतलब होता है धूप। तो जहां पर ऐसे दो स्थान जहां पर धूप एक जैसी पहुंचती हो और एक जैसे अवधि के लिए पहुंचती हो, ऐसे स्थान को जो मिलाने वाली रेखाएं होती हैं उनको हम समधूप रेखा कहते हैं। यह भी एक काल्पनिक रेखाएं होती हैं, ये कोई वास्तविक रेखाएं नहीं होती हैं। यह रेखा जो धूप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाते हुए खींची जाती हैं उनको हम क्या कहते हैं, समधूप रेखा। जहां पर समान मात्रा में समान अवधि के लिए जो है धूप प्राप्त होती हैं, ऐसे दो स्थानों या दो से अधिक स्थानों को मिलाने वाली जो रेखाएं होती हैं उनको हम समधूप रेखा कहते हैं। आगे है सममान रेखाएं। सममान रेखाएं, तो सम मतलब होता है समान और मान मतलब होता है तत्व का मान बराबर जहां पर हो उसको हम क्या कहेंगे, उस स्थान को हम सममान रेखा कहेंगे। यह वह रेखा है जो मानचित्र के उन रेखाओं को मिलाती है, मानचित्र में उन रेखाओं को मिलाती है जहां किसी निश्चित तत्व का मान
किसी निश्चित तत्व का मान जो है एक जैसा होता है, ऐसे स्थानों को जो मिलाने वाली रेखाएं होती हैं उनको हम सममान रेखा कहते हैं। आगे है समगहरी रेखाएं। समगहरी, तो समगहरी मतलब कि जहां पर समुद्र स्थलों को में जो ऐसे स्थान है जहां पर गहराई एक जैसी पाई जाती है, ऐसी गहराई वाले जो स्थान होते हैं उनको जो जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं होती हैं उनको हम समगहरी रेखाएं कहते हैं। तो समान गहराई के समुद्र स्थलों को जोड़ने वाली जो रेखाएं होती हैं उनको हम समगहरी रेखाएं कहते हैं। समान गहराई वाले स्थानों को मिलाने वाले समुद्र के अंदर जो गर्त होते हैं, गड्ढे होते हैं, उनको जो मिलाई जाती हैं, ऐसी रेखाओं को, ऐसी काल्पनिक रेखाओं को हम समगहरी रेखा कहते हैं। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं प्रमुख देशों के राष्ट्रीय पशु। प्रमुख देशों के राष्ट्रीय पशु, प्रमुख देशों के राष्ट्रीय पशु, यहीं पर हम देख लेते हैं। तो जैसे आपका एक तरफ आप कॉलम बना लीजिए इस तरह से, यहां पर एक तरफ आप देश लिख लीजिए और दूसरे तरफ प्रतीक। प्रतीक आप कर लीजिए। तो पहले हम भारत को लेते हैं। पहले हम भारत को देख लेते हैं। भारत में जो राष्ट्रीय पशु है वो क्या है, तो आपको बताना है बाघ है। क्या है? बाघ है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है तो आपको बताना है बाघ। अगर फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया पूछ ले, ऑस्ट्रेलिया का जो राष्ट्रीय पशु है वो क्या है, तो आपको बताना है कंगारू है। क्या है? कंगारू है। कंगारू कहाँ का राष्ट्रीय पशु है, तो आपको बताना है ऑस्ट्रेलिया। कंगारुओं का देश किसको कहा जाता है, तो आपको बताना है ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। कनाडा का जो राष्ट्रीय पशु है वो क्या है, गंजा ईगल है। क्या है? गंजा ईगल है। गंजा ईगल किस देश का राष्ट्रीय पशु है, तो आपको बताना है कहाँ का है, तो आपको बताना है कनाडा। कनाडा की कैपिटल क्या है? ओटावा। 49वीं समानांतर रेखा जो है कि दो देशों के बीच है, तो आपको बताना है 49वीं समानांतर रेखा जो है कनाडा और अमेरिका के बीच अवस्थित है। न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। न्यूजीलैंड को क्या कहा जाता है? दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। और न्यूजीलैंड का जो राष्ट्रीय पशु है वो क्या है? कीवी है। कीवी एक फल भी है और कीवी एक पक्षी है। कीवी जो है यहाँ का राष्ट्रीय पशु है। ठीक है, आगे यूनाइटेड किंगडम किसको कहा जाता है? यूनाइटेड किंगडम जो है, तो इसे जो है ब्रिटेन को कहा जाता है यूनाइटेड किंगडम। ब्रिटेन का जो राष्ट्रीय पशु है वो क्या है? रॉबिन रेडब्रेस्ट है। रॉबिन रेडब्रेस्ट है। ये आपको बता देना है कहाँ का है, ब्रिटेन का है। आगे आपसे न्यूजीलैंड का हो गया, जापान का आप देख लीजिए।
जापान का जो राष्ट्रीय पशु है वो क्या है? तो आपको बताना है आइबिस है। क्या है? आइबिस। इस तरह से आप इन सभी नोट्स को तैयार कर लीजिए, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करेंगे, और अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर लें, अपने मित्रों में शेयर अवश्य कर दें और नोट्स तैयार करते रहें। और आप सभी के लिए जो है, जो सर लखनऊ गए हैं वो आप सभी के लिए नए कंटेंट आपके जानकारी के लिए डालते रहेंगे, आप उसको देखकर फॉलो करते रहिए। आज की क्लास मित्रों यहीं पर हम समाप्त कर रहे हैं।